नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। कृषि बिलों को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी खींचतान आज एक दिलचस्प मोड़ पर है। अब तक इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल पंचायत में आपने हर एक उतार चढ़ाव और विपक्ष के हर अंदाज को बारीकी से देखा और समझा है, लेकिन अब खुद बीजेपी के ही कुछ एक्स एमएलएस ने सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार को एग्रीकल्चर चैप्टर के आर्टिकल 33 का हवाला देकर यह मांग भी उठाई गई है कि प्रदेश स्तर पर किसानों के लिए अलग प्रोविजन किया जाए। केंद्र के 3 कृषि बिलों के कानून में परिवर्तित होने में सिर्फ औपचारिकता रह गई है, लेकिन विपक्ष है कि मुद्दा छोड़ता ही नहीं है। 25 सितंबर को भारत बंद भी बुलाया गया है और उससे पहले बीजेपी के ही कुछ पूर्व विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार से अलग गुटबंदी कर ली है। कहा यह भी जा रहा है कि गुजरे चुनाव में टिकट कटिंग की नाराजगी इस बहाने जाहिर की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र के 3 कृषि बिल हरियाणा में सत्ता की साझेदार बीजेपी के लिए गले की फांस साबित हो रहे हैं। ये उसके लिए वो सियासी टेंशन है जिसे झेलना उसकी मजबूरी है और नाराज किसान संगठनों को मनाना जरूरी है। अब हरियाणा में बीजेपी सुलगते मुद्दे पर पानी फेरने की कोशिश में जूझ रही थी, सुराख हो गया। उसके अपने ही उसके खिलाफ गोलबंदी करने लगे, उसके अपने ही बागी बन बैठे और उसके अपनों ने ही कृषि बिल की तमाम बातों को किसानों के लिए अहितकारी बता डाला। बीजेपी से जुड़े उसके अपने ही पूर्व विधायकों ने सरकार के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी की कि उस पर सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। चुनाव में टिकट कटिंग का दर्द अपने सीने में संभाले इन पूर्व विधायकों का वही दर्द जब कृषि बिलों के बहाने भड़ास बनकर निकला तो उसमें केंद्र क्या और प्रदेश की साझेदारी वाली सरकार क्या, सबको एक पलड़े में तौल डाला और बोल डाला कि किसानों से जुड़े बिल किसानों के लिए सही नहीं है। किसान के साथ जो आज किसान आशंकित है, किसान आंदोलनरत है, उसके कहीं न कहीं हमारी जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी निभाने के लिए हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, हम किसान वर्ग से ही हैं, तो हम उनकी आवाज़ के साथ उनके साथ मिल करके उनके संघर्ष को, उनकी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें और भ्रांतियाँ और उनके आंदोलन के अंदर उनकी सहयोगी बनकर उनकी अनदेखी ना हो, उनके हकों को ना मारा जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में हैं और इनकी पार्टी के सदस्य हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में देश में शासन है, तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि हम किसान के साथ उसकी बात की अपने सरकार तक भी पहुँचे, संगठन तक भी पहुँचे और उसको किसान की अनदेखी ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। किसान के लिए हम लड़ने के लिए और किसान को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा सरकार अब तक किसानों के बीच यही चर्चा और यही प्रचार करती दिखी कि केंद्र के तीनों बिल किसानों की बेहतरी के लिए हैं। साथ ही ये इशारे भी करते दिखे कि अब इसे कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि उन इशारों को तकनीकी जवाब दिया गया। बतौर परमिंदर ढुल सरकार प्रदेश स्तर पर कानून बनाकर किसानों के लिए अलग प्रोविजन का रास्ता खोल सकती है। आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन का कृषि को राज्य का अधिकार क्षेत्र बनाती है। राज्य चाहे अपने इलाके के अंदर कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता नहीं है। ना ये बिल कहीं बाध्य करते हैं, ना ये बिल बाध्यता आते हैं। हरियाणा सरकार अपने किसानों के लिए किसी भी प्रकार का प्रोविजन अलग से बना सकती है उसके अधिकार क्षेत्र में। बीजेपी के नेता और विधायक रहे परमिंदर ढुल के जवाब कृषि बिलों से उनकी असंतुष्टि को जाहिर कर रही है। आगे बड़ौदा चुनाव भी है, ऐसे में चुनावी दंगल से भी कृषि बिलों का मसला अहमियत रखता है। ढुल इस मुद्दे पर हालांकि संक्षेप में ही बोले, लेकिन जो बोले वो बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। आज कृषि मंत्री बड़ौदा में थे, कई गांव में उनका विरोध हो रहा है। बड़ौदा उपचुनाव गठबंधन की सरकार का एक एग्जाम है, क्योंकि उपचुनाव किसी भी सरकार के लिए एक तरह से साख का सवाल भी है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि इस तरीके का विरोध होना कृषि मंत्री का, तो वो किसानों से जुड़े बिलों की वजह से ही बढ़ा है? क्योंकि पहले भी बीजेपी दलाल वहां प्रचार कर रहे थे इन बिलों के आने से पहले, लेकिन अब एकदम से लोगों का रुख बदल गया है।
निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बिलों का असर है, बिल्कुल असर है इसका। बड़ौदा चुनाव से पहले कृषि बिलों का मुद्दा बनाकर उछालना, बीजेपी के अपने ही एक्स विधायकों का गुटबंदी करना और इस पर विपक्ष के तीखे आक्रामक अंदाज ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन कहना इसलिए भी जायज है क्योंकि ये वो मुद्दा है जो हरियाणा के बहुत बड़े वोट बैंक का मूड तय करने वाला है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि बिल पास होने के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके पहलुओं के बारे में बोलते और समझाते सुने गए। खैर, मुद्दा उठा तो दूर तलक भी जा रहा है, लेकिन ये कितनी दूर तक जाएगा और इसका दूरगामी परिणाम कैसा होगा, वो आगे देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और पॉलिटिकल पंचायत में इस वक्त 3 अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे तारुफ कराते हैं आपका, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, इस पंचायत की शुरुआत करेंगे। प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश बामल साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप गोयत साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, परमिंदर ढुल साहब हों, श्याम सिंह राणा हों, रामपाल माजरा हों, बूटा सिंह हों, बलवान सिंह दौलतपुरिया हों, इन तमाम पॉलिटिशियंस को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, प्रदेश के हैं, कुछ आपकी पार्टी के भी हैं। अब सवाल ये है सर कि आप अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पाए। उनका ये कहना कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में नहीं है और सरकार को इसमें एग्रीकल्चर चैप्टर के आर्टिकल 33 के अंदर प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए, अलग से प्रावधान करने चाहिए, ये जरूरी है सर। सर, आप अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे। देखिए साकेत, ऐसा है, आपने जितने नाम गिनवाए, एक नाम आपने और नहीं गिनवाया, वो मैं डाल देता हूँ बीच में। वो तो समाचार पत्रों में भी बाकायदा रिपोर्टिंग हुई है। बहादुर सिंह छात्र, वो भी एक पूर्व विधायक थे जिन्होंने आपस में चर्चा की है। अभी परमिंदर ढुल जी का वक्तव्य आप भी सुना रहे थे और सारा प्रदेश ने सुना। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो भ्रांतियां हैं इन बिलों को लेकर, हमारा कर्तव्य बनता है पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि उन भ्रांतियों को दूर किया जाए। पार्टी प्लेटफॉर्म पे हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे और यही बात पार्टी कह रही है, यही बात सरकार कह रही है कि जो भ्रम फैलाया गया, जो भ्रांतियां फैलाई गई, हम सरकारी स्तर की बात करें, संगठन स्तर की बात करें, जन प्रतिनिधि स्तर की बात करें, हमारा कर्तव्य बनता है उन भ्रम को दूर करें, उन भ्रांतियों को दूर करें और बिलों के बारे में एक एक सच्चाई किसान के सामने, जनता के सामने लेके जाए। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी अलग से बात है। इसके साथ साथ ठीक है, जो एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, उसके एक बार मैं रोक रहा हूं, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। परमिंदर सिंह ढुल साहब खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। परमिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर और इस पॉलिटिकल पंचायत में भी स्वागत है आपका। सर, सवाल आपसे बस इतना है ढुल साहब कि क्या आप इस कृषि बिल को किसानों के अगेंस्ट समझते हैं, किसानों के हित में समझते हैं, या आप समझते हैं कि सरकार की तैयारी अधूरी है? ये जो बिल जिस रूप में है वो आज जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, मैं जो समझा हूँ, किसान हित में नहीं है, इसमें कई चीजें कमी है। जी, एक सेकंड रोक रहा हूँ परमिंदर ढुल साहब। प्रवीण अत्रे जी, साफ साफ सुनिएगा, ढुल साहब क्या कह रहे हैं, प्रवीण अत्रे जी सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि ये किसान हित में नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा अत्रे जी। प्रवीण ढुल जी, आप कंप्लीट करें। आपने मेरे से कहा? जी, ढुल साहब कंप्लीट करें आप प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रहा कि ये किसान हित में किसी भी किसान के खिलाफ होते हैं जी। आज किसान अपने भविष्य करके चिंतित हैं क्योंकि जो ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड दिया भी जा चुका है और पूरे वर्ल्ड में इसके नतीजे अच्छे नहीं आए। और आज क्योंकि एमएसपी के ऊपर जो एश्योर्ड खरीद होती थी, जिसकी वजह से किसान की इकोनॉमी चलती थी, आज कहीं हमें लगता है कि इसके ऊपर सारा घाट होने वाला है। और दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो आज जो संशोधन करके इनको उससे बात किया गया है, इसका नतीजा भी हमारी आशंका है बड़ा भयावह होने वाला है। तो हम तो किसान इतने को मान नहीं सकते। अच्छा परमिंदर ढुल साहब, एक चीज और बताइए ढुल साहब, आज ओपी धनखड़ ये कह रहे थे कि आज सुबह नाश्ते पर आप लोगों की मुलाकात हुई थी
और उसके बाद उन्होंने समझा दिया है कृषि बिल को लेकर किसी तरह की कोई गफलत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, उनकी हमारी बात हुई थी, अपने इशू उनको बताए थे, उन्होंने अपनी बात कही है, अपनी बात रखी है। हमने कहा था इसको रिजॉल्व कराओ। इतनी जब आप एमएसपी कह रहे हो नहीं जाएगी, सर्वोच्च नेता कह रहे हैं एमएसपी नहीं जाएगी, तो एमएसपी गारंटी कानून लेने में दिक्कत क्या है? जी, क्या कहीं शांता कुमार कमेटी को अक्षर अक्षर लागू करने का विचार तो नहीं है? मुझे लगता है कि आज इसके ऊपर कोई क्लैरिटी चाहिए कि एमएसपी के ऊपर गारंटी बिल आ जाए, ताकि किसान के ऊपर ये तो पाबंदी हटे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अब पीछे जो आज से काफी दिन पहले 15 साल के लिए अडानी ग्रुप ने जो समझौता किया था सेब उत्पादक से इसमें हिमाचल में, उसका नतीजा आज कितने भयंकर खिलाफ आ रहे हैं। उन्होंने उस समय 20 रुपए किलो कर लिया था, आज भाव तेज है, लेकिन किसान उन्हें 20 रुपए में देने को मजबूर है, कॉन्ट्रैक्ट की पालना करनी पड़ती है। और कहाँ इस समय सीजन में 40 रुपए 30 रुपए मिलता था, आज किसान से तो वही भाव ले रहे हैं, बाजार के अंदर ये 150-200 रुपए बिक रहा है। तो ये चीज अगर आने वाले समय के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो बदलाव किए गए हैं, भंडारण की क्षमता बढ़ाई गई है, और जो जिस प्रकार से पीएसयू जितनी भी मुनाफे वाली पीएसयू थी वो धीरे धीरे प्राइवेट होती जा रही है, तो हमें लगता है कहीं न कहीं किसानों को भी प्राइवेट में खेलने के लिए मजबूर करके किसानी ना खत्म हो जाए, ये आशंका, इसलिए हम इसको किसान विरोधी मानते हैं। प्रवीण ढुल साहब, आप जुड़े हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगा थोड़ा सा और वक्त निकाल लें अगर आपके पास हो वक्त, और मेरे साथ आप चर्चा में। मैं जी इस टाइम ऐसा है ना कि मैं ऐसी हालत में बैठा हूँ कि मेरे को कहा 2 मिनट के लिए। अच्छा, एक सवाल और ले लेता हूँ फिर मैं आपसे, उसके बाद आप बेशक चले जाइएगा। इस बिल में आपने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार एग्रीकल्चर चैप्टर के आर्टिकल 33 के तहत अपनी तरफ से प्रोविजन दे। क्या दे सकती है मनोहर लाल की सरकार इस वक्त? क्या कुछ किया जा सकता है? थोड़ा सा मैं वो भी जानना चाहूंगा आपसे। आर्टिकल 33 के अंदर एग्रीकल्चर स्टेट इशू है, जो कांग्रेस लिस्ट में हमारा स्टेट इशू था। स्टेट इसके ऊपर अपने इलाके के अंदर रहने वाले किसी को भी लाभ दे सकती है, अपने एक्ट बना सकती है। इसमें हमारे हरियाणा के अंदर किसानों का शोर कर दे कि हरियाणा के अंदर अनदेखी नहीं होगी किसी प्रकार की। अब ये देखो, मेरा फसल मेरी ब्यौरा है, मान लीजिए मेरा फसल मेरी ब्यौरा के ऊपर मैंने अपनी खरीद यहाँ रजिस्टर करा दी, मेरे को गेट पास जिन मंडी का मिलेगा। मुझे कहीं से अपने सूत्रों से पता लगता है कि मैं जिन मंडी को छोड़ के कि अगर मैं यमुनानगर चला जाऊँ तो वहाँ भाव तेज मिलेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ गेट पास नहीं मिलेगा, गेट पास यहाँ मिलेगा, तो वहाँ मेरी फसल लेंगे नहीं, तो स्वतंत्रता कहाँ हुई? ये इश्यू है इसमें, तो इसलिए हम मानते हैं कि ये किसान में नहीं है। क्या आप ये भी चाहते हैं सरकार से कि एमएसपी की गारंटी सरकार दे, कानून में थोड़ा सा हेरफेर किया जाए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एमएसपी की गारंटी दे, चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे गवर्नमेंट खरीदे, वो एमएसपी से कम किसी भी कीमत पर खरीदना नहीं चाहेगी। और मैं तो इससे भी आगे कहता हूँ कि आज एमएसपी को छोड़ करके मैक्सिमम रिटेल प्राइस की तरफ जाना चाहिए। हमारे को एक किसान कल्याण और वेतन आयोग बनाना चाहिए, ताकि किसान के बच्चे हैं, उसकी भी परिवार है, उसकी जरूरतों को भरण पोषण वो खेती से ही करता है, तो किस प्रकार से उसको लाभ पहुंचे, तो इन सारी चीजों का उल्लेख होना चाहिए। प्रवीण ढुल साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी? मंडियां खत्म हो जाएंगी, सब झुकते आए हैं, जब जनता खड़ी होती है सब झुकते आए। मंडियां खत्म हो जाएंगी भविष्य में, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल होगा। मंडियां के हिसाब से मंडी चलती थी, मंडी नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा तो इसको इतने सफेद हाथियों से मारेगा कौन? पिछले दिनों हमारे एचएसएमबी ने कितने बड़े बड़े मॉल बनाए थे, चले आज तक सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। यही आज इनका भी होना है धीरे धीरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ढुल साहब, आपने जुड़ करके चर्चा को एक और रास्ता दिखाया है। प्रवीण अत्रे जी, बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए। नहीं, देखिए साकेत, ऐसा है, अभी 2-3 चीजें प्रमुख तौर पे परमिंदर जी ने बोली और मैं चाहूंगा कि उनको स्पष्ट भी किया जाए। एक तो उन्होंने जिक्र किया हिमाचल के अंदर सेब का के 20 रुपए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, अब दाम बढ़ गए हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं, इन अध्यादेशों से पहले जिस तरह के हालात थे उसमें किसान को वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। उन्होंने तो सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये जो कृषि बिल है ये किसानों के हित में नहीं है। आप तो ये कह रहे थे, आप कुछ और कह रहे थे, तभी मैंने उस समय उनको काउंटर करके आप तक ये बात पहुंचाई थी। प्रवीण अत्रे जी, कि आप सुन लीजिए। नहीं सुने, ऐसे नहीं। अगर उन्होंने एक विषय उठाया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ, इन अध्यादेशों में बाकायदा इस बात का जिक्र है कि अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी कोई बोनस अनाउंस होता है तो वो किसान को पास ऑन करना पड़ेगा।
अगर इन्फ्लेशन रेट के अंदर बढ़ोतरी होती है तो बेनिफिट किसान को पास ऑन करना पड़ेगा, यही तो हम कह रहे हैं। इससे पहले ये ढोल साहब, आप भ्रांति की बात कर रहे थे, आप भ्रांति की वो भी बात कर रहे करता थे, हूं, वो वो कह रहे थे करता किसान हूं। हित में ही नहीं है, वो तो कह रहे किसान हित में ही नहीं है सर। ऐसे नहीं, उससे बात करूंगा। नहीं प्रवीण अत्रे जी, आपने चर्चा की शुरुआत में मुझे काउंटर करके ये कहा कि परमिंदर ढोल साहब कह रहे हैं कि भ्रांति है, इन भ्रांतियों को दूर करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस डिबेट में उनको जुड़वाया और इस वजह से, इसी वजह से उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि किसान हित में है नहीं साहब ये। आपको बाइट दोबारा चला दीजिए जो आपने पहले चलाई थी, आप सुन लीजिए खुद उन्होंने क्या मैंने कहा तो था। आपको जीवंत तो सुनवा दिया ना साहब, लाइव टेलीकास्ट में मैंने आपको उनके इसी वजह से दोबारा ये सवाल किया मैंने, सिर्फ आपके लिए प्रवीण अत्रे जी, मैंने ये दोबारा सवाल उनसे किया कि क्या आप किसान बिल के पक्ष में हैं, अगेंस्ट में हैं, या इनमें कुछ आप भ्रांति है उसको क्लियर करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर सुना है प्रवीण अत्रे जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर सुना है इस बात को। आप अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे, आपके अपने लोग नहीं समझ रहे हैं, आपके अपने लोग नहीं सुन रहे हैं, आपके अपने लोग इसके अगेंस्ट में हैं। आप कहते हैं कि किसानों को समझाएंगे, अरे कैसे समझाएंगे साहब, कैसे समझाएंगे आप उनको जब आपके अपने लोग नहीं मान रहे? जब आपके अपने लोग इसके अगेंस्ट में है तो आप क्या समझाएंगे दूसरों को, आप क्या समझाएंगे दूसरों को? चलिए मैं एक बार रमेश बामल जी के पास चलता हूं, उसके बाद संदीप गोयल जी आपके पास आता हूं। प्रवीण अत्रे जी, एक बार इनका भी सवाल ले लीजिए, अपनों का सवाल ले लिया, जरा गैरों का भी सवाल ले लीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। बामल साहब बोलिए। हाँ जी सुमन जी, एक बात आपके सामने इतनी बार इसे मुद्दे पर इतनी बार डिबेट हुई है और हर बार ये साबित हुआ है कि ये अध्यादेश किसानों के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है और ये एडमिट कर रहे हैं आपके सामने, अभी पब्लिक प्लेस पे इन्होंने एडमिट किया कि ये किसान विरोधी हैं। और दूसरा, इस तरह की सुमन जी जिस तरह ये लिपापोती करते हैं कि 33 आर्टिकल में प्रावधान दे सकते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जिस तरह के ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 33 के तहत किसानों को रिलीफ दे सकते हैं, इसका मतलब ये डायरेक्टली एडमिट कर रहे हैं कि तीनों अध्यादेश हैं जो किसान विरोधी हैं। और दूसरा, ये बात साबित होती है कि किसी भी विधायक से इन बिलों के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, ये साबित हो गया है। ये बिल बन के आया और किसानों के ऊपर थोप दिया गया। किसी भी बीजेपी के लीडर को इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इन अध्यादेशों के बारे में कि क्या हुआ है। और आज ये अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि सेक्शन 33 आर्टिकल 33 के तहत किसानों को हम रिलीफ दे सकते हैं। अरे भाई, रिलीफ देने की जरूरत क्या थी, आप पहले ही प्रावधान कर देते। इससे तो ये साबित होता है कि इनको पता ही नहीं है कि इन अध्यादेशों में क्या है। और फिर ये गुटबाजी आई, पब्लिक नाराज है, किसानों का शोषण हुआ है। और अभी मैंने धनखड़ जी का सुमन जी अभी बयान सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो मैनिफेस्टो है, ये मेरे सामने ले रहा हूं मैं मैनिफेस्टो, इसमें कांग्रेस पार्टी ने कहीं नहीं कहा, रादर के कांग्रेस पार्टी ने एक एक चीज किसानों के बारे में लिखी हुई है कि हम क्या क्या करेंगे। इसमें किसानों के 22 मुद्दे हैं किसानों में, कि किसानों के इसके बारे में। लेकिन धनखड़ जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक झूठों की पार्टी है, झूठ के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, सारी बेरोजगारी पैदा कर दी है, इन्होंने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ऐसे सिरफिरे लोगों को यदि आप सत्ता दे दोगे, एक भूल की है हिंदुस्तान की जनता ने, एक हरियाणा की जनता ने भूल की है। संदीप गोयल जी का भी रुख कर लेता हूं, एक बार मैं संदीप गोयल जी का भी रुख कर लेता हूं, एक बार रोक के संदीप गोयल साहब का रुख कर लेता हूं। संदीप गोयल साहब, इंडियन नेशनल लोकदल ने तो बीजेपी और कांग्रेस को सांपनाथ और नागनाथ कह दिया है। आप अपनी कई बातों से बोलिए सर। देखिए साकेत जी, ये वास्तव में वही हालत है। कुछ समय पहले कांग्रेस इसी प्रकार के बिलों का समर्थन पार्लियामेंट के अंदर करती हुई दिखाई दी थी, और कुछ दिन पहले सुषमा स्वराज और दीपेंद्र हुड्डा की तो उल्टा इस चीज के खिलाफ चलते हैं। तो ये वास्तव में सांपनाथ और नागनाथ है। बात आ रही थी साकेत जी आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बातें किस प्रकार से मिसगाइड कर रहे हैं। आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान पब्लिक में बांट रहे हैं। बात आती है भ्रांतियों की,
भ्रांति भारतीय जनता पार्टी खुद फैलाती है। जब प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कहा कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पहली कलम से मैं कर्जा माफ कर दूंगा, आज उसी प्रधानमंत्री की कलम क्यों सूख गई? जब उसने अध्यादेश तैयार कराए, बिल पास करवाए, उन बिलों के अंदर एक वर्ड लिख देते कि एमएसपी से नीचे हम कोई खरीद नहीं करेंगे, एग्रीमेंट अगर होगा तो एमएसपी से और एमएसपी से ऊपर के रेट का होगा, गारंटीड प्राइस की वजह एमएसपी प्राइस होना चाहिए था। तब इनकी कलम क्यों सूख गई? और बात एक स्वामीनाथन आयोग की, वो वादा कहाँ गया? किसान खुद पब्लिक में भ्रांतियां फैलाते हैं। 2000 बात कर रहे थे किसान की, आप देखिए का रेट बढ़ाया, अनुपात कितना आया? 2.59%। पिछले साल कितना था? 6 के करीब था। 2016 में 6.75% था। पिछले 10 साल का आप इनका डाटा निकालें, गेहूं की फसल के ऊपर सबसे कम एमएसपी इन्होंने अब की बार बढ़ाया है। 1925 रुपए से 50 रुपए बढ़ा दिया। प्रतिशत कितना? आप उस प्रतिशत पे जाइए, कितनी बड़ी मार किसान के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी ने डाली है। ये आंकड़ों की बात, आंकड़ों की खेलागर्दी करते हैं, करते हुए किसान के प्रति क्या करते हुए नहीं बनता। मैं एक बार जरा प्रवीण अत्रे जी के पास वापस चलता हूं। क्यों इन्होंने किसान नेताओं में विश्वास प्रवीण लिया? अत्रे जी के पास वापस चलता हूं। और विधायकों को विश्वास लिया जब इनको ये पता है कि आपकी सरकार माइनॉरिटी में थी, 40 विधायक, आप 50 विधायक आपके खिलाफ हो सकते हैं, तो प्रदेश का मैंडेट लोगों का जनमत लेना चाहिए था, लेकिन लोगों से पूछना चाहिए था उत्तर भारत के। प्रवीण अत्रे जी, आपसे अब ये सवाल है मेरा कि एक तो बामल जी और संदीप गोयल जी जो कह रहे हैं उनका तो जवाब दें, लेकिन धुल साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जब मैंने एम्फसाइज करके इस सवाल को उनसे पूछा कि क्या मंडियां बंद हो जाएंगी, तो उन्होंने कह दिया कि आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है साकेत के ये एजेंडे की पत्रकारिता मुझे किसी भी तरह से सही नहीं लगती। मेरा बड़ा दुख हुआ आज पहली बार जब परमिंदर ढूल जी जो अपनी बाइट में बोल रहे हैं, अगर मैं उस पर चर्चा करता हूं तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन जब वो उसमें 33 आर्टिकल का जिक्र करते हैं और उसके कांग्रेस के प्रवक्ता भाषण देते हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता भाषण देते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं। और जबकि दोनों ही गलत बोल रहे हैं। सर, सरकार से ही पूछूंगा ना प्रवीण अत्रे जी, सरकार से ही पूछूंगा ना, उनसे तो सवाल उनसे काउंटर करने के लिए तो आप हैं, उनसे काउंटर करने के लिए तो प्रवीण अत्रे जी आप हैं। हम तो सरकार से सवाल करेंगे ना साहब। 10 करोड़ रोड कर लिया है, आप इनको भाषण मंगाइए इनका। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके ऊपर स्पष्ट क्लैरिटी आ जाए। नाराजगी जाहिर की, एमएलए जाहिर की, पूरा जनजीवन नाराज है, तो बच क्या गया? रमेश बामल जी एक बार सुन लेते हैं। रमेश जी एक बार सुन लीजिए। रमेश जी एक बार सुन लीजिए। साहब, ये आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। बोलिए। जब हम आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि हमने किसान को गेहूं पे लागत का 106% लाभ दिया, तो ये कहते हैं साहब ये आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि साहब गेहूं पे हमने 2014 के मुकाबले 40% का दाम में इजाफा दिया, ये कहते हैं साहब ये तो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। साहब आंकड़े तो बताने पड़ेंगे आपकी असलियत को दिखाने के लिए, तभी तो किसान को पता लगेगा कि आप किसान के साथ क्या मजाक कर रहे हैं और हम किसान को क्या दे रहे हैं। जो बात आप कह रहे हो, परमिंदर ढूल जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि अगर उनके कोई विषय है, वो खुद ये कह रहे हैं कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे हम उन विषयों को, जनता के मुद्दों की चर्चा करना चाहते, करना चाहिए। आज उन्होंने धनखड़ साहब से चर्चा की, धनखड़ साहब से अपने विषय रखे, धनखड़ साहब ने उनको जो बातें हुई चर्चा हुई उनको संतुष्ट किया। अगर उनको लगता है कि उनकी संतुष्टि इन विषयों की चर्चा मुख्यमंत्री जी से करके होगी, तो उनको वो भी करना चाहिए, ये तो उनका कर्तव्य है। लेकिन वो कहीं पे भी अगर ये बात कहते हैं कि साहब मेरे 4 विषय हैं, मैं इन चारों विषयों पे चाहता हूँ कि चर्चा हो जाए, प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण अत्रे जी, एक लेमैन का एक सवाल होता है कि आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, पहले पेपर पर प्लान बनता है, उस प्लान को बनाने से पहले आप रायशुमारी करते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं जो भी लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले होंगे। सर, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पैराशूट प्लान है, ये ऊपर से बस ऐसे टपका दिया गया है इसको, ना किसी से मशवरा किया गया, ना किसी को कॉन्फिडेंस लिया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं प्रवीण अत्रे जी कि इस बिल से किसान को नफा है या नुकसान है, हम तो ये कह रहे हैं कि किसान नाराज है, आपके अपने लोग नाराज हैं, आपका घटक दल नाराज है, इस्तीफे का दौर चल चुका है। ऐसे में सर कैसे चलेगा? और एक कोट और करना चाहूंगा मैं प्रवीण अत्रे जी, एक कोट और, प्रवीण अत्रे जी एक कोट और। जोगीराम सियाग साहब हैं, जेजेपी के एमएलए हैं,
आपके आपके गठबंधन में साझेदार है, वो ये कहते हैं कि किसान और आड़ती से ज्यादा उपभोक्ता के लिए खतरनाक है। देखिए, ऐसा है, हर आदमी अपने स्तर पे अपने हिसाब से विश्लेषण करता है, और अगर कहीं उसके विश्लेषण में किसी तरह की कोई कमी या खामी है तो वो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कमी खामी को उसको बताया जाए और उसको कहा तो समझाया जाए कि आप इसका विश्लेषण गलत कर रहे हो, और हम लगातार वही प्रयास कर रहे हैं। अब आप जो ये बात कह रहे हो, मैं काउंटर अब आप करूंगा। सुनिए, ठीक है, चर्चा नहीं की गई, आपको शायद नहीं जानकारी, इसी विषय के ऊपर किसान को आजादी मिले, ये कोई आज का विषय नहीं है। ठीक है, एक बार संदीप गोयल जी जल्दी से काउंटर कीजिए, जल्दी 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 से देखिए, काउंटर। साकेत जी, प्रवीण अत्रे जी काउंटर का जवाब ले लेंगे आपसे, जल्दी से काउंटर। संदीप गोयल साहब, बीजेपी की प्रवक्ता की बातें सुनकर मेरे को बड़ी हंसी आती है। बहुत बड़े एक आभास ये निकलता है, वो लगातार अगर इनके घटक दल के विधायक कोई इनके खिलाफ बोलते हैं तब इनको बात हजम नहीं होती, जब जनता इनके खिलाफ बोलती है तब इनको बात हजम नहीं होती। मुझे ये लगता है मुट्ठी भर लोग, जो मुट्ठी भर लोग जो बड़े बड़े घराने हैं वो तो सही बोलते हैं, बाकी 135 करोड़ की जनता झूठ बोलती है। यही भारतीय जनता पार्टी का पैमाना है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की तरह काम करती है। ने वो कदम उठाया और किसान को आजादी, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह काम करती है, जिसको पढ़ा लिखा परेशानी हो रही है तुगलक की पॉलिटिकल पंचायत में आप सभी खास मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वक्त की एक मर्यादा भी है और सीमा भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, क्योंकि पार्टी सरकार अपने लोगों को अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई है, जिसका जीता जागता उदाहरण पॉलिटिकल पंचायत में आज हमने आपके सामने रखा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।